जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 में। क्लास 3 में दोस्तों हम तटीय सीमा यानी कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 क्लासों में आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था और जो हमारी नेबरिंग कंट्री है मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था, किस तरीके से भारत की सीमा पाकिस्तान से कितना किलोमीटर लगती है दोस्तों, और मतलब पाकिस्तान और भारत को कौन-सी लाइन डिवाइड करती है। इस तरीके से दोस्तों चाइना और भारत को कौन-सी लाइन डिवाइड करती है। इस तरीके से मैंने दोस्तों अपने नेबरिंग कंट्री के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं कोस्ट लाइन के बारे में, यानी कि कोस्ट लाइन की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ कोस्ट लाइन यानी तटीय सीमा दोस्तों वहाँ बनेगी जहाँ पर समुद्र होगा। यानी दोस्तों यहाँ समुद्र होगा, यानी जहाँ पानी होगा जिस जगह पर, वहाँ पर हमारी तटीय सीमा बनेगी। तटीय सीमा आपकी बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा दोस्तों भारत का साउथ मतलब हमारा दक्षिणी भारत का नक्शा है। यानी कि दोस्तों जो तटीय सीमा बनती है वो अब आपका गुजरात से लेकर, यानी गुजरात से लेकर दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल तक तटीय सीमा बनती है। यानी दोस्तों अगर हम भारत के मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं तो तटीय सीमा बनती है 6100 किलोमीटर। अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं तो जो तटीय सीमा है दोस्तों वो 6100 किलोमीटर है। और अगर हम इसमें जो भी आइलैंड है, जैसे कि आपका इधर लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान निकोबार है, अगर हम इसको भी इन द्वीपों को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो दोस्तों 7516.6 किलोमीटर इतनी तटीय सीमा हो जाती है। जिसमें दोस्तों हमने द्वीपों सहित तटीय सीमा इंक्लूड की है। दोस्तों इसी तरीके से तटीय सीमा तो भारत के जो राज्य हैं वो तटीय सीमा जो राज्य बनाते हैं, उनमें से भारत के जो राज्य हैं दोस्तों 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा अपनी बनाते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि भारत से जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों 9 राज्यों में कुछ राज्य पश्चिमी तटीय राज्य हैं और कुछ राज्य हैं जो पूर्वी तटीय राज्य हैं। यानी कि दोस्तों जब हम बात करते हैं जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं दोस्तों, वो 5 हैं। एक तो आपका पश्चिमी तटीय राज्य हैं जो कि 5 हैं जो कि तटीय सीमा लगा बनाते हैं। एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र और एक गोवा, एक कर्नाटक, एक केरल। और दोस्तों पूर्वी तटीय राज्य जो हैं वो आपके तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं ऐसे 5 राज्य हैं जो दोस्तों पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। ऐसे दोस्तों 5 ऐसे राज्य हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं जो कि अरब सागर से बनाते हैं। पहला राज्य दोस्तों हमारा गुजरात हो जाएगा और दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा दोस्तों गोवा हो जाएगा और चौथा कर्नाटक और पाँचवा दोस्तों केरल हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों 4 ऐसे राज्य हैं जो कि अपना पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं, च जो कि बंगाल की खाड़ी से बनाते हैं। 4 ऐसे राज्य हैं जो अपनी तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से बनाते हैं और यह दोस्तों पूर्वी तटीय राज्य हैं। जो पहला एक है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। इस तरीके से दोस्तों 9 ऐसे राज्य हैं जो कि अपनी तटीय सीमा बनाते हैं और जिसमें से 5 राज्य हैं जो कि पश्चिमी तटीय राज्य हैं और 4 ऐसे राज्य हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पूर्वी तटीय सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो आपके ये 4 हैं। ये आपका पूर्वी तटीय सीमा है। पूर्वी तटीय सीमा से लगने वाले 4 राज्य ये वाले हैं और पश्चिमी तटीय सीमा से लगने वाले राज्य ये 5 हैं। पश्चिमी तटीय सीमा से गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये केरल, ये दोस्तों पश्चिमी तटीय सीमा से लगते हैं। और आपको मैंने बता दिया दोस्तों पश्चिमी तटीय राज्य ये 5 हो गए और पूर्वी तटीय राज्य ये हो गए। पश्चिमी तटीय राज्य जो कि आपके अरब सागर से लगते हैं, अरब सागर से अपनी तटीय सीमा बनाते हैं और ये पूर्वी तटीय राज्य हैं जो कि अपनी बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा बनाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों
ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों गुजरात है। तो इसी तरीके से दोस्तों सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। और गुजरात के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश दूसरा है और तीसरा तमिलनाडु है। जिससे गुजरात हो जाएगा पहला है दोस्तों, जो कि अपनी जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है। और दूसरा है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जिसकी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी तटीय सीमा है। और तीसरा है तमिलनाडु, जिसकी तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी तटीय सीमा है। इसी तरीके से दोस्तों जो गुजरात है, इसकी जो तटीय सीमा है वो 1214 किलोमीटर दूर है, 1214 किलोमीटर है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यह 973.90 70 सॉरी दोस्तों 70 किलोमीटर है, 973.70 किलोमीटर है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, यह 906.70 किलोमीटर है। दोस्तों गुजरात की जो तटीय सीमा है वो 1214 किलोमीटर दूर है, और आंध्र प्रदेश की है वो 973.70 तटीय सीमा है। और तमिलनाडु की दोस्तों 906.70 किलोमीटर तटीय सीमा। इसी तरीके से दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे कम तटीय सीमा अपनी लगाता है, बनाता है? हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो है आपका गोवा। गोवा ऐसा राज्य है दोस्तों जो कि सबसे कम तटीय सीमा बनाता है अपनी। इसकी जो तटीय सीमा है दोस्तों वो 102 किलोमीटर दूर है, 102 किलोमीटर की है। यह सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है। सबसे अधिक जो तटीय सीमा वाला राज्य आपको मैंने बता दिया गुजरात है, और दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। ये ट्रिक भी आपको मैंने बता दी दोस्तों, गेट करके ट्रिक है, गेट से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे चार चार यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि अपना तटीय राज्य बनाते हैं। उसमें से दोस्तों एक दमन द्वीप है। दमन द्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इसकी सबसे कम तटीय सीमा बनती है। इसकी सबसे कम तटीय सीमा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप, जो कि 42.50 किलोमीटर दोस्तों अपनी यह तटीय सीमा बनाता है, जो कि ये सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी, और चौथा है दोस्तों अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ऐसा दोस्तों यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे सबसे अधिक सबसे मैक्सिमम दोस्तों तटीय सीमा बनती है, जो कि 1967 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा बनती है। इस प्रकार ये दोस्तों सबसे अधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आपके में पूछा जाए कि किसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है, ऑप्शन ये दे रखे हो आपको, तो आपका जो ऑप्शन उसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो केंद्र शासित अंडमान निकोबार रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमको राज्य के बारे में चर्चा नहीं की गई है, और सिर्फ हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि सबसे सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसकी सीमा है, सर्वाधिक किसकी तटीय सीमा है। तो ऑप्शन ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन से दोस्तों हमको बस इतना ही जानना है कि सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, वो आपकी अंडमान निकोबार की। कितनी है दोस्तों? 1967 किलोमीटर। और दोस्तों गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर। और दोस्तों इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब दोस्तों हमने पुदुचेरी के बारे में पढ़ा था, पुदुचेरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यह ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जिसके 4 जिले हैं। पुदुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, इसके खुद के 4 जिले हैं जो कि अलग 3 राज्यों में स्थित है। पहला दोस्तों इसका जो जिला है वो एनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में। और दूसरा दोस्तों जिला है जो खुद है ये, जो कि पुडुचेरी है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। और तीसरा है दोस्तों कराईकल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चौथा माहे, केरल में स्थित है। दोस्तों ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि आपको कभी कभार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पुडुचेरी का ऐसा कौन सा जिला है जो कि बंगाल की खाड़ी से लगता है, तो आपका ये पुडुचेरी हो जाएगा, स्वयं खुद यानी पुडुचेरी, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगता है। और दोस्तों यह सबसे बड़ा भी जिला है, सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी। और दोस्तों माहे ऐसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अरब सागर से लगता है, और यह सबसे छोटा जिला हो जाएगा। तो यह दोस्तों स्मॉलेस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें पुडुचेरी की, तो वो आपका माहे हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं भारत का जल क्षेत्र। भारत का जल क्षेत्र के बारे में दोस्तों पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने दोस्तों भारत के जल क्षेत्र की बात की है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो कोई देश है, तो
तो कोई किसी भी देश का दोस्तों जो समुद्र पर अधिकार रहेगा, तो वो अधिकार कितना रहेगा उसके बारे में दोस्तों बताया गया है कि इसी उसके बारे में बताया गया है कि जितने भी देश हैं दोस्तों, उन देशों का एक समुद्र के ऊपर कितनी दूरी तक अधिकार रहेगा, वो चीज बताई गई है। उसके लिए दोस्तों एक संधि की गई थी। जैसे कि ये दोस्तों भारत है, अब भारत का पूरे समुद्र पर तो अधिकार रहेगा नहीं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ इसका तो समुद्र पर दोस्तों फिर एक पॉइंट है, जैसे कि हम कह सकते हैं समुद्र पर किस देश का कितना अधिकार हो, उसके लिए एक संधि की गई थी। तो ऐसे दोस्तों कि भारत का समुद्र पर कितना अधिकार हो, इसी तरीके से और कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, और जैसे दोस्तों अलग जैसे यूएसए वगैरह हो गया, इन इन कंट्रियों का समुद्र पर कितना अधिकार हो, तो इसके लिए दोस्तों एक संधि की गई 1982 में, और इस संधि को कहा जाता है अनक्लोज अनक्लोज। तो दोस्तों इस अनक्लोज का ही पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। यानी दोस्तों भारत यानी कि इस संधि के तहत यह बताया गया कि समुद्र की जो सीमा है, समुद्र की सीमाओं के लिए दोस्तों कुछ नियम लॉ बनाए गए कि इस समुद्र पर किस देश का कितना अधिकार रहेगा। तो उस अधिकार के लिए दोस्तों ये संधि की गई थी, इसी को दोस्तों बोलते हैं अनक्लोज की संधि। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से दोस्तों भारत का कितना अधिकार रहेगा समुद्र पर, तो इसके लिए दोस्तों ये भी इस संधि का भाग सम्मिलित है। भारत भी इस संधि का दोस्तों भाग ही है। 1982 में यह संधि हुई थी। इसकी हिंदी दोस्तों कहते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि बनाया गया था। समुद्र से रिलेटेड जितने भी कानून है दोस्तों, वो कानून बनाए गए थे। अब दोस्तों अब एक पॉइंट आ जाता है समुद्री दूरी। जैसे कि हम समुद्र को जब नापेंगे तो दोस्तों कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे, तो उस दूर जो समुद्र की दूरी को दोस्तों जो नापेंगे, वो हम नॉटिकल मील में नापते हैं। समुद्र की दूरी को हम नापेंगे जो नापते हैं, तो वो समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील में मापते हैं। इस तरीके से ये जो 1 नॉटिकल मील जो होता है, 1.852 किलोमीटर का ये 1 नॉटिकल मील होता है। तो दोस्तों भारत का जो समुद्री जल पर कितना अधिकार है, कहाँ तक अधिकार है, उसके बारे में हम आप समझेंगे। तो आपको ये मैप में दोस्तों समझ में आना चाहिए। ये मैप है और इस मैप में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भारत का जो दोस्तों तटीय जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऊपर ऊबड़ खाबड़ टाइप का दोस्तों तटीय क्षेत्र है भारत का। तो इससे तो दोस्तों समुद्री क्षेत्र माप नहीं सकते हैं। तो हमें इसके लिए दोस्तों एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो कि जिससे यह पता चले कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो सीधा हो जाए और यहाँ से मापने में आसानी हो जाए। तो इसी लाइन को दोस्तों आधार रेखा माना गया है, आधार रेखा कहा गया है, जो कि एक काल्पनिक यानी इमेजरी लाइन होती है, और इसी को हम बेस लाइन कहते हैं। और इसी बेस लाइन से हम दोस्तों मापते हैं समुद्री क्षेत्र को। जब दोस्तों हम यहाँ से बेस लाइन से आधार रेखा से जब 12 नॉटिकल मील जाते हैं, तो यहाँ तक के क्षेत्र को दोस्तों प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र कहा जाता है, जिसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है। 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को दोस्तों, ये आपका समुद्र है, यहाँ तक के क्षेत्र को दोस्तों 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है, इसको हम प्रादेशिक समुद्र कह सकते हैं। और यह प्रादेशिक समुद्र जो है दोस्तों, इस पर उस देश के जो नागरिक होते हैं, उन नागरिकों का इस इतने 12 नॉटिकल मील पर दोस्तों पूर्ण अधिकार होता है। ये पूर्ण अधिकार जो होता है, यहाँ पर दोस्तों जो इस किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो आराम से टहल सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों अपना घूम सकते हैं, मछली भी पकड़ सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 12 नॉटिकल मील के अंदर दोस्तों उस देश के नागरिक कुछ भी कर सकते हैं। जब दोस्तों 12 नॉटिकल मील से जब हम आगे जब चलते हैं, जब 24 नॉटिकल मील पर जब पहुंचते हैं, तो 24 नॉटिकल मील की जब दोस्तों दूरी हम तय करते हैं, यानी कि आधार रेखा से दोस्तों 24 नॉटिकल मील की जब दूरी तय करते हैं, तो वहां तक के क्षेत्र को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जिसे कॉन्टिजियस जोन भी कहा जाता है। इस यहाँ तक कि दोस्तों आपको इसमें जो संलग्न क्षेत्र में आपका प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र भी आ जाएगा। और ये जो संलग्न क्षेत्र है दोस्तों, इसको वित्तीय अधिकार कहा जाता है।
यानी इस संलग्न क्षेत्र में दोस्तों अगर जैसे मान के चलो अगर किसी का भी अगर यहाँ पर जहाज आ जाता है, किसी भी देश का अगर यहाँ शिप आ जाता है, तो उस शिप से हम लोग एक यानी कि एक टैक्स उससे वसूल सकते हैं, सीमा जिसे हम सीमा शुल्क कहते हैं, सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। तो दोस्तों संलग्न क्षेत्र में ही हम एक सीमा शुल्क वसूल सकते हैं, ले सकते हैं उनसे। और यहाँ पर दोस्तों हम नॉट संलग्न क्षेत्र में हम साफ सफाई का एक कोई क्लीनिंग प्रोजेक्ट भी चला सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अपना कोई भी प्रोजेक्ट चला सकते हैं, जैसे साफ सफाई करनी है और जितना भी मट्टी जितना भी कचरा पॉल्यूशन आ गया उसकी साफ सफाई करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट चला सकते हैं, वो भी हम संलग्न क्षेत्र में। फिर दोस्तों जब आगे बढ़ते हैं हम, जब आधार लाइन से जब दोस्तों हम 200 नॉटिकल मील तक दूरी तक चलते हैं, 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को दोस्तों हम कहते हैं अनन्य आर्थिक जोन, आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और 200 नॉटिकल मील तक के जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इस इसमें हम नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों गैस हो गया, तेल हो गया, इनके लिए हम दोस्तों यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इनका जो भी नेचुरल दोस्तों संसाधन है जैसे गैस तेल वगैरह, इनकी दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट चला सकते हैं इनके इनको निकालने के लिए। और यहाँ दोस्तों वैज्ञानिकों का रिसर्चर केंद्र भी खोला जा सकता है। फिर इससे आगे जब बढ़ते हैं तो दोस्तों एक पांच चौथा जो लास्ट में जोन पड़ता है जिसको बोलते हैं उच्च सागर। ये दोस्तों हाई सी जिसको कहा जाता है, यहाँ पर आकर सभी देशों का पूर्ण अधिकार हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आए आए होंगे। सबसे पहले हमारा जो पड़ता है वो आपका प्रादेशिक समुद्र पड़ता है, फिर जब और 24 यानी कि 12 किलोमीटर ये हो गया। फिर जब हम आगे और बढ़ते हैं 24 नॉटिकल मील के आगे तो हमारा संलग्न क्षेत्र पड़ता है। फिर दोस्तों हम 200 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हैं तो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों जो उच्च सागर पड़ता है वहाँ पर सभी देशों का पूर्ण अधिकार हो जाता है। और दोस्तों इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मालदीव और श्रीलंका भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। क्योंकि दोस्तों ये द्वीपीय पड़ोसी इसीलिए देश कह सकते हैं क्योंकि ये भारत की जो समुद्री क्षेत्र है, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसके अंदर ये आते हैं, इसलिए इनको हम द्वीपीय पड़ोसी देश कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। इसमें आपको ये याद रखना है दोस्तों कि कि भारत की स्थलीय सीमा पर सबसे पड़ोसी देश कौन सा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए भारत का, वैसे तो आपका ये मालदीव है दोस्तों, पर फिर भी आपको अगर जलीय सीमा से रिलेटेड करके और स्थलीय सीमा से रिलेटेड करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा पर स्थलीय सीमा पर सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप बताओगे दोस्तों भूटान। अगर पूछा जाए भारत की जलीय सीमा पर सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो आप बताओगे मालदीव। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसी तरीके से हम अलग अलग देशों की किस तरीके से अलग अलग देशों की जो भी दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन होती है, तो उस देश के दोस्तों टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी देश की जो भी स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगी दोस्तों, उस टाइम लाइन से हम किसी भी देश का एक टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और टाइम कैलकुलेट करने में दोस्तों उससे हमें टाइम लाइन से हमें थोड़ा मदद भी मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों हमारी भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, और इसी तरीके से स्टैंडर्ड टाइम लाइन से ही हम दोस्तों भारत का टाइम जो कैलकुलेट करते हैं वो इसी से करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम लाइन लाइन से ही भारत का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग देश भी अपनी स्टैंडर्ड टाइम लाइन लाइन से ही अपने देश का टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले ये भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। और दोस्तों पूर्वी देशांतर क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये दोस्तों हमारा पृथ्वी है, आपको समझना है यह पृथ्वी है। और पृथ्वी से जो दोस्तों 0 डिग्री पर एक देशांतर लाइन खींची जाती है बीच में से, ये दोस्तों 0 डिग्री लाइन है जो कि देशांतर है। 0 डिग्री दोस्तों देशांतर लाइन खींची जाती है, और इसी को हम दोस्तों जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जब दोस्तों हम इस देशांतर के जब दोस्तों हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, जब पूर्व की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ
पूर्व की तरफ दोस्तों जो भी लाइन यहाँ से ड्रॉ की जाती है पूर्वी देशांतर, यहाँ से दोस्तों 0 डिग्री से जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है, तो ये जो लाइन होती है सभी पूर्वी देशांतर लाइन है। और दोस्तों अगर इधर जो लाइन ड्रॉ की जाएंगी ये सब, जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो ये सब लाइन दोस्तों आपकी पश्चिमी देशांतर होंगी। तो ये दोस्तों हमारी 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री देशांतर है। और हमारा भारत है दोस्तों पूर्व पूर्व की तरफ स्थित है, यानी कि यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं हमारा भारत जो स्थित है वो पूर्वी देशांतर लाइनों के बीच में स्थित है, यानी कि हमारे भारत से जो भी लाइन गुजरेगी वो पूर्वी देशांतर ऐसे गुजरेंगी। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि भारत से जो भी लाइन गुजरती है वो पूर्वी देशांतर लाइन गुजरती है। और दोस्तों ये पूर्वी देशांतर लाइन जो गुजरती है, और मैंने आप एक पॉइंट और आपको ये बता देता हूँ कि हम जब किसी भी देश का जब हम दोस्तों टाइम निकालते हैं, टाइम अगर कैलकुलेट करते हैं, तो उस देश के बीचा बीच उस देश के दोस्तों बीचा बीच में से एक टाइम लाइन खींची जाती है। उसके ही आधार पर हम टाइम लाइन को निकाल सकते हैं। जो दोस्तों भारत में जो लाइन ये खींची गई है, टाइम लाइन जो खींची गई है, यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींची गई है, जो कि दोस्तों यूपी के नैनी एक जगह मिर्जापुर के पास पड़ती है। यहाँ से यह लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन गुजरती है, और जो कि दोस्तों यह बताती है कि भारत का किस तरीके का टाइम होगा, किस तरीके से टाइम के बारे में दोस्तों यह बताती है। और मैं तो दोस्तों थोड़ा और इस बारे में पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो ये जो पृथ्वी है, और यह दोस्तों अपने अपने अक्ष पर जब घूमती है, घूर्णन करती है, तो यह 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। आप कह सकते हो कि 1 डिग्री में यह 4 मिनट घूम जाती है। 1 डिग्री में 4 मिनट यह अपने घूम जाती है। और दोस्तों अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर टाइम जुड़ता है, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम घटता है। और पृथ्वी किस तरीके से घूर्णन करती है दोस्तों, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो जो जीएमटी लाइन दोस्तों लंदन के ग्रीनविच से होकर ये जीएमटी लाइन जो गुजरती है, इस लाइन से दोस्तों जो हमारे भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। हम जो कह सकते हैं कि जो दोस्तों भारत का समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय दोस्तों लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। और ये दोस्तों ये कैसे आया, ये 5.5 घंटे आगे क्यों है? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि देशांतर लाइन जो है दोस्तों वो 0 डिग्री पर खींची गई है, और यही दोस्तों ग्रीनविच मीन्स टाइम है, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से दोस्तों ग्रीनविच से गुजरती है। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री पर पड़ता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। अगर हम दोस्तों 82.5 डिग्री को अगर टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अगर 82 डिग्री की बात करते हैं दोस्तों, 82 डिग्री का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 328 आ जाएगा। और अगर हम दोस्तों इसमें ये आधा डिग्री है, यानी कि इसमें आधे डिग्री में 2 मिनट और बनेगा, तो हमारा इसमें 2 मिनट और जोड़ोगे तो लगभग 330 मिनट लगभग बन जाएगा, 330 मिनट बन जाएगा। अगर इसको हम टाइम में चेंज करेंगे दोस्तों, आवर में, तो 5.5 घंटे में ये चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो भारत का समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो भारत के यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और जो कि यह दोस्तों आईएसटी लाइन, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आईएसटी जो लाइन है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है, वो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। और पहला जो राज्य हमारा वो यूपी है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो दोस्तों, ओम छुआ करके। ओम छुआ से भी याद रख सकते हो। उससे तो उत्तर प्रदेश होगा, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, उससे उड़ीसा, उस आ से आंध्र प्रदेश। ऐसे भी आप याद रख सकते हो।
अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि भारत में जो भारत में पूर्वी उत्तरी राज्य हैं, जैसे कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं दोस्तों, और ऐसे वो 7 राज्य हैं, यानी कि पूर्वी उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 ऐसे राज्य हैं जिनको मिलाकर दोस्तों हम 7 सिस्टर कहते हैं। इन्हीं इन्हीं दोस्तों नॉर्थन ईस्टर्न स्टेटों यानी कि उत्तरी पूर्वी ऐसे 7 राज्य हैं जिनको मिलाकर दोस्तों 7 सिस्टर कहा जाता है। इनको दोस्तों 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? कहा जाता है क्योंकि इनमें दोस्तों कुछ चीजें समान कॉमन मिलती हैं। जैसे दोस्तों इनमें जनजातियां भी कुछ सेम है और पहाड़ियां भी मिलती हैं। और दोस्तों इनकी जितने भी ये 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, ये कहीं ना कहीं ये सभी राज्य असम से भी जुड़ते हैं, असम से इनकी बाउंड्री टच होती है, और इसलिए दोस्तों इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और दोस्तों जब 7 सिस्टर है तो इनकी कोई ना कोई मदद करने के लिए एक भाई भी होना चाहिए। तो दोस्तों इनका एक भाई है सिक्किम, एक ब्रदर भी है इनका सिक्किम। दोस्तों 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करते हैं तो दोस्तों एक असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये दोस्तों 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ये पूर्वी उत्तर राज्य, पूर्व के पूर्वी उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। दोस्तों उत्तर भारत के यानी कि भारत के उत्तरी पूर्वी 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टर्म और है चिकन चिकन नेक्स भी चिकन नेक्स है दोस्तों, जिससे मुर्गे की नाड़ कहा जाता है। यह दोस्तों किस स्टेट्स को कहा जाता है, किस स्टेट्स में पड़ती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये कट जाएगा, अगर अगर चिकन नेक्स, पहले मैं आपको समझा देता हूँ पड़ता कहाँ है। चिकन नेक्स दोस्तों सिलीगुड़ी, इसे सिलीगुड़ी और कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिलीगुड़ी एक गली के नाम से भी जाना जाता है, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसका जो रास्ता है वो दोस्तों 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को जोड़ता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अब समझ में आया होगा चिकन नेक्स क्या है। यह दोस्तों चिकन नेक्स ऐसा स्थान है जो भारत के दोस्तों पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों को दोस्तों यह जोड़ता है। पूर्वी राज्य जो दोस्तों हैं, इन पूर्वी राज्यों को, इस जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, इनको जोड़ता है। अगर दोस्तों ये है, और मैंने आपको बता दिया, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक्स कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। इधर दोस्तों आपका ये अगर बात करते हैं, इधर नेपाल हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा इधर बांग्लादेश। और इस चिकन नेक्स पर दोस्तों सिलीगुड़ी ये कॉरिडोर है, इस पर दोस्तों चाइना की बहुत नजर रहती है। ये चाइना हमेशा कहता रहता है कि अगर ये हट जाए तो यहाँ से डायरेक्ट बांग्लादेश में भी व्यापार हो जाए। तो ये दोस्तों अगर ये हट जाएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पर रोड डाल देगा और नेपाल से होकर बांग्लादेश में, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे लिए इस बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों अगर इसको अगर ये है तो हमारे ये 7 सिस्टर यानी 7 जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये हमसे जुड़े रहेंगे। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो ये भी भारत का भाग भारत से बाहर हो जाएंगे। 7 सिस्टर हैं जो 7 सिस्टर कौन है दोस्तों? ये उत्तरी पूर्वी उत्तरी पूर्वी 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और दोस्तों ये 7 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी भारत से भी जोड़ता है। ये 7 राज्य हैं जो कि पश्चिमी भारत से जुड़ते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक बार और दोबारा से बता देता हूँ, चिकन नेक्स जो कि पड़ता है, इसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये 17 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा रास्ता है जो कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। यानी कि दोस्तों आपको मैं मैप से बना के बताता हूँ। ये सपोज दैट आपको मान के रखना है दोस्तों, ये हमारा मान के चलो, ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, और ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और यही दोस्तों 17 किलोमीटर चौड़ा ऐसा रास्ता है। अगर अगर मान के चलो ये कभी किसी दिन ये हटा दिया गया, तो ये हमारे 7 जो स्टेट्स हैं नॉर्थ के,
ये हमसे दूर हो जाएंगे और फिर ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपना अलग राज्य बनाएंगे, अलग देश बना लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमको सेवन सिस्टर हैं, ये जो दोस्तों सेवन राज्य हैं, यह कहीं ना कहीं पश्चिमी भारत से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये पश्चिमी भारत हो गया इधर का, इधर से आराम से जा सकते हैं और आराम से आ सकते हैं। अगर ये दोस्तों यहाँ से बंद हो गया तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आई होप दोस्तों अब समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डोकलम के बारे में। यह दोस्तों विवाद एक रहा था, आप सभी जानते होंगे, 2017 में हुआ था। डोकलम में एक पठार है, प्लेट्यू है, और यहाँ पर दोस्तों ट्राई जंक्शन बनता है। ट्राई जंक्शन बनता है जो कि यहाँ पर तीन देश हैं, तीन देशों का आपस में एक संधि बनती है यहाँ पर दोस्तों। जो एक सिक्किम है भारत का दोस्तों, एक भूटान और चीन। ये दोस्तों ऐसी एक कॉमन जगह है, यहाँ पर तीनों देश ल, आपस में दोस्तों झगड़ते हैं। तो यह दोस्तों यहाँ पर चीन ने भी अपना अधिकार, यहाँ पर चीन की सेना आ गई थी बाद में, फिर यहाँ से इसको भागना पड़ा था चीन की सेना को। फिर ये दोस्तों विवाद था 2017 में। अब दोस्तों इसी तरीके से तीसरा एक टर्मिनोलॉजी है जो 3 बीघा गलियारा, जिसको जिसको दोस्तों 2000 सितंबर 2011 में 99 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया था, जो कि दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को दे दिया था। ये दोस्तों 3 बीघा गलियारा क्या था दोस्तों, हमारी भारत की एक 3 बीघा जमीन थी जो कि बांग्लादेश में पड़ती थी। और और यह दोस्तों बांग्लादेश वाले कहते थे हमको इधर से जैसे ही बांग्ला यहाँ पर ये जैसे आपको बता देता है, एक ये घर हो किसी का, एक ये घर हो, और यहाँ पर हमारी एक 3 बीघा जमीन हो। तो इस वाले दोस्तों घर वाले यहाँ पर आने में ये पूरा घूम के आते थे, तो इनको समस्या होती थी। तो ये इन लोगों ने डिमांड की कि भाई हमको इस तरीके से यहाँ से ये वाली रास्ता दे दो कुछ सालों के लिए, तो हमको आसानी रहेगी यहाँ से जाने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों भारत की जो बीच में एक 3 बीघा जमीन पड़ती थी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश वालों को समस्या होती थी, तो इन्होंने 3 बीघा जमीन को ही 99 वर्ष के लिए लीज पर भारत से ले लिया। आई होप दोस्तों ये आपको 3 गलियारा समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनसे जो बने वो आपको मैं बता देता हूँ। एक पहला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक क्षेत्र जो कि समुद्री तट से कितनी दूर तक फैला हुआ है? आपका ये 200 नॉटिकल मील तक। ये दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों आपको इंक्लूसिव वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक दोस्तों जोन बताया था मैंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जिले की बात की गई है। तो भारत की भूमि पर कितने तटीय जिले हैं? आपका क्वेश्चन हो जाएगा 66। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई पूछी है। यानी कि इसमें दोस्तों भारत की मुख्य भूमि भी आएगी और आपके आइसलैंड भी आएंगे, जो कि 7516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य यानी कि यूटी की सबसे छोटी तटरेखा है? दोस्तों वैसे तो मैंने आपको बताया था दमन दीव की है, दमन दीव की है वैसे दोस्तों। अगर मैं ऑप्शन में कुछ और क्वेश्चन ऑप्शन दे दूं, जैसे आपको गुजरात दे दूं और आंध्र प्रदेश दे दूं, ये ऑप्शन अगर आपको मैं दे देता हूं दोस्तों, और आपको एक तमिलनाडु दे देता हूं, और एक दोस्तों पुडुचेरी दे देता हूँ चौथा, तो आप इनमें से किसको बताओगे सबसे छोटी तटरेखा? तो पुडुचेरी की बताओगे। ये दोस्तों क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों गुजरात है जो कि 1214 किलोमीटर है। दूसरा दोस्तों आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की मानक देशांतर रेखाएं नहीं गुजरती है। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन ये हो गया, और दूसरा दोस्तों उत्तर प्रदेश, और तीसरा दोस्तों आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा। और इस तरीके से दोस्तों अगर पूछा जाए भारत की मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा गलियारा किसके बीच बीच है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश। ये भारत और बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकलाम एक क्षेत्रीय विवाद है जो कि त्रिसंगम के कोने पर स्थित है। तो दोस्तों इस कौन कौन से देश हैं? एक सिक्किम है, ये भारत है दोस्तों, भारत का सिक्किम, और भूटान और चीन। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।